हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम अभिक्रिया के वेग या अभिक्रिया की दर पर ताप की निर्भरता के बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम अभिक्रिया की दर का संघट्ट सिद्धांत भी पढ़ेंगे। तो प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि अगर हम अभिक्रिया के ताप में वृद्धि करते हैं तो जो अभिक्रिया का वेग है उसमें भी वृद्धि हो जाती है और अभिक्रिया के ताप में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि करने पे पाया गया है कि अभिक्रिया का जो वेग है वो लगभग 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे अभिक्रिया के वेग और अभिक्रिया के ताप के बीच संबंध को समझने के लिए एक नए कारक को दिया गया है जिसे हम ताप गुणांक कहते हैं। ताप गुणांक को समझने के लिए मान लेते हैं कि प्रारंभ में जब अभिक्रिया का ताप T डिग्री सेल्सियस है तो उस कंडीशन में अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान kT डिग्री है और अगर हम अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं तो ताप यहाँ पे T + 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उस कंडीशन में मान लेते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है अब वो kT + 10 डिग्री हो चुका है। तो यहाँ पे हमें जो दो वेग स्थिरांक प्राप्त हुए हैं अगर हम इनका अनुपात लेते हैं यानी kT + 10 डिग्री और अपॉन में kT, तो इस अनुपात को ही हम ताप गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पे हम ताप गुणांक को इस सूत्र के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं कि 10 डिग्री अंतर वाले दो तापों पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को उस अभिक्रिया का ताप गुणांक कहते हैं। तो अभिक्रिया के ताप गुणांक की परिभाषा हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 10 डिग्री के अंतराल वाले दो तापों पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं और ये उसका गणितीय रूप हो जाएगा। यहाँ पे हम T का मान जो है कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे T का मान जो है 25 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। तो T का मान 25 डिग्री सेल्सियस पे लेने पे हम देखते हैं कि यहाँ पे K 25 डिग्री हो जाएगा और ऊपर K 25-10 यानी 35 डिग्री हो जाएगा। तो हमें इस प्रकार से सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि सामान्य तौर पे ताप गुणांक का मान ज्ञात करने के लिए हम 35 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को निकालते हैं। तो हमारा ये टॉपिक अब कंप्लीट हो गया। अब हम अगले टॉपिक यानी अभिक्रिया की दर का संघट्ट सिद्धांत की ओर चलते हैं। टॉपिक है अभिक्रिया की दर का संघट्ट सिद्धांत। यहाँ पे संघट्ट का अर्थ टक्कर से है, यानी अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक हैं उन अभिकारक के अणुओं के बीच होने वाला टक्कर। इस संघट्ट सिद्धांत के द्वारा हम उत्पाद बनने की प्रक्रिया को समझेंगे और साथ में हम देखेंगे कि जो ताप है वो अभिक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करता है। इस सिद्धांत का पहला पॉइंट है कि अणुओं के आपस में टकराने से, यानी अभिकारक के जो अणु हैं वो आपस में टकराते हैं तो उनकी टक्कर से ही उत्पाद का निर्माण होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं कि जो अभिकारक के अणु हैं वो आपस में टकराते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे होने वाली जो सभी टक्करें हैं वो प्रभावी नहीं होती हैं। प्रभावी नहीं होने का अर्थ है कि ये सभी टक्करों से उत्पाद का निर्माण नहीं हो सकता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो सकती है। मतलब कि हम देखेंगे कि कुछ अणुओं के टक्कर से उत्पाद का निर्माण तो हो जाएगा और कुछ के टक्कर से उत्पाद का निर्माण नहीं होगा, यानी वो टक्करें प्रभावी नहीं होंगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितनी भी टक्करें हो रही हैं उसका केवल कुछ हिस्सा ही जो है प्रभावी टक्कर दे रहा है, तो हम उसको अंश या प्रभाज भी कह सकते हैं। तो सभी टक्करों का केवल कुछ अंश या कुछ प्रभाज ही प्रभावी टक्कर या फिर कहें कि प्रभावी संघट्ट करता है और हम देखते हैं कि इन्हीं प्रभावी संघट्टों के कारण ही यहाँ पर उत्पाद का निर्माण होता है।
तो यानी सेकंड पॉइंट ये था कि जितनी भी टक्करें होंगी वो सभी प्रभावी नहीं होंगी, यानी सबसे उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। केवल टक्करों के कुछ अंश से ही हम देखेंगे कि प्रभावी टक्करें हो रही हैं और वहाँ उन टक्करों से ही उत्पाद का निर्माण हो रहा है। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि जो अभिकारक के अणु होते हैं, जो ऐसे अणु जो कि प्रभावी संघट्ट या प्रभावी टक्कर करते हैं, यानी जिन अभिकारक के अणुओं के द्वारा उत्पाद का निर्माण होता है, उन अणुओं के पास एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, मतलब एक मिनिमम ऊर्जा होनी चाहिए या उससे अधिक ऊर्जा होनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वो प्रभावी टक्कर या प्रभावी संघट्ट कर उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम देखेंगे कि ऐसे अणु जिनके पास इतनी न्यूनतम ऊर्जा है या उससे अधिक की ऊर्जा है, केवल वही ऐसे टक्कर करके उत्पाद बनाएंगे और शेष जो है उनकी टक्करें प्रभावी नहीं होंगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस न्यूनतम ऊर्जा को हम दहलीज ऊर्जा कहते हैं। तो दहलीज ऊर्जा को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो प्रभावी संघट्ट यानी प्रभावी टक्कर के लिए आवश्यक होती है, मतलब कि अगर अणुओं को प्रभावी टक्कर या प्रभावी संघट्ट करना है तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो उनके पास होनी चाहिए उसे ही दहलीज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे हम संघट्ट सिद्धांत को एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि हम देखते हैं कि जो अभिकारक के अणु हैं उनमें आपस में टक्कर या संघट्ट होता है जिससे उत्पाद बनता है, लेकिन सभी टक्करें प्रभावी नहीं होती हैं, केवल कुछ टक्करें ही प्रभावी होती हैं। तो जो टक्करें प्रभावी होती हैं उनके हम देखते हैं कि ऐसे टक्कर देने वाले जो अणु होते हैं उनके पास एक न्यूनतम ऊर्जा होती है जिसे हम दहलीज ऊर्जा कहते हैं। अब आगे हम किसी निश्चित ताप T पे टकराने वाले अणुओं के मध्य ऊर्जा के वितरण का ग्राफ देखेंगे। तो यहाँ पे हमने ग्राफ बनाने के लिए x अक्ष पे गतिज ऊर्जा ले ली है, अणुओं की गतिज ऊर्जा, और y अक्ष पे हम अणुओं का अंश या अणुओं का प्रभाज ले रहे हैं, यानी हम देखेंगे कि कितने अणु लिए गए हैं या अणु का कितना अंश लिया गया है। तो यहाँ पे हम इस ग्राफ को बनाने या समझने के लिए उदाहरण का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि कुल अभिकारक के अणु जो टक्कर में भाग ले रहे हैं उनकी संख्या 100 है, और मान लेते हैं कि ये जो अभिकारक है इस अभिकारक की दहलीज ऊर्जा 200 जूल है, मतलब कि जिन अणुओं की ऊर्जा 200 जूल या 200 जूल से अधिक होगी वो प्रभावी टक्कर या प्रभावी संघट्ट देंगे, यानी उत्पाद का निर्माण करेंगे। और हम देखेंगे कि जिन अणुओं की ऊर्जा 200 जूल से कम होगी उनकी टक्करें जो है वो प्रभावी नहीं होंगी। तो यहाँ पे हमने एक्स अक्ष पे गतिज ऊर्जा ली थी और यहाँ पे इसको हम 0 जूल, 100 जूल और 200 जूल से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जो ज़्यादातर अभिकारक के अणु होंगे उनकी ऊर्जा मध्यम ऊर्जा के बराबर होगी। तो मान लेते हैं कि जो 100 अणु हैं जिनकी ऊर्जा 100 जूल है, तो हम देखेंगे कि 100 जूल ऊर्जा वाले लगभग 40 अणु हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 100 जूल से लेके 200 जूल तक के बीच में जो अणुओं की संख्या है वो 20 है, और आगे हम मान लेते हैं कि 200 जूल से भी अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या भी यहाँ पे 20 है, और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे अणु जिनकी ऊर्जा जो है 100 जूल से कम है उनकी संख्या यहाँ पे भी 20 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुल जो 100 अणु हैं उन 100 अणुओं की ऊर्जा के आधार पे हमने इनका वर्गीकरण कर दिया है अणुओं की संख्या का। और अब इन आंकड़ों के द्वारा यहाँ पे हम ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो 100 जूल ऊर्जा है इस ऊर्जा के अणुओं की संख्या सबसे अधिक है, यानी इस ऊर्जा में हम देखेंगे कि जो अणुओं का अंश या प्रभाज होगा वो सबसे अधिक होगा। तो हम देखते हैं कि इस ऊर्जा पे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 100 जूल ऊर्जा के अणु हैं उन अणुओं का अंश या प्रभाज जो है सबसे अधिक है। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं
कि 100 जूल से कम ऊर्जा वाले जो अणुओं की संख्या है वो कम है, तो यानी उन अणुओं का अंश या प्रभाज भी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे तो ग्राफ सबसे ऊपर होगा, लेकिन इसके बाद ग्राफ जो है वो नीचे की ओर आने लगेगा। और हम जानते हैं कि 0 जूल ऊर्जा का कोई भी अणु नहीं होगा, मतलब कोई भी अणु ऐसा नहीं हो सकता है जिसकी ऊर्जा 0 हो, तो उनका जो अंश या जो प्रभाज होगा वो 0 होगा। तो हम देख सकते हैं कि जब 0 जूल ऊर्जा है तो जो अणुओं का अंश है वो भी 0 है। तो इस तरह से ये ग्राफ मूल बिंदु पे आके मिल जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 100 जूल से अधिक ऊर्जा वाले इसके बाद हम देख रहे हैं कि 100 से लेके 200 जूल के बीच ऊर्जा के बीच जो अणु हैं, इसके बाद हम देख रहे हैं कि 100 जूल से लेके 200 जूल तक की ऊर्जा के जो अणु हैं उनकी संख्या 20 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इन दोनों ऊर्जाओं के बीच जो ग्राफ है वो फिर से नीचे आएगा, क्योंकि तो अब हम देखते हैं कि 100 जूल से लेके 200 जूल तक की ऊर्जा के बीच जो अणु हैं उनकी संख्या 20 है। तो हम देख रहे हैं कि फिर से जो अणुओं का अंश या प्रभाज है वो कम हो रहा है, इसलिए हम देखते हैं कि ग्राफ जो है वो फिर से नीचे की ओर आएगा। और फिर हम देख रहे हैं कि 200 जूल से जो अधिक ऊर्जा के अणु हैं उनकी संख्या भी 20 है, इसलिए ग्राफ फिर जो है आगे इसी तरीके से बढ़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त हो रहा है अणुओं की गतिज ऊर्जा और अणुओं के अंश या प्रभाज के बीच। अब हम देखते हैं कि चूँकि जो अभिकारक के अणु हैं उनकी दहलीज ऊर्जा 200 जूल है, यानी हम देख रहे हैं कि ऐसे अणु जिनकी ऊर्जा इससे अधिक होगी वही केवल प्रभावी संघट्ट दे सकते हैं या फिर उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो एरिया होगा ये उन अणुओं को दिखाएगा जो प्रभावी संघट्ट देंगे। तो इस प्रकार प्रभावी संघट्ट करने योग्य अणुओं का जो अंश है वो ये हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि ये जो हमें ग्राफ प्राप्त हो रहा है वो एक निश्चित ताप T पे प्राप्त हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम ताप में परिवर्तन करते हैं तो हमारे ग्राफ में भी परिवर्तन होगा। तो एक निश्चित ताप पे हमें इस प्रकार का ग्राफ मिला है, अगर ताप परिवर्तित होगा तो ग्राफ में भी कुछ परिवर्तन हो जाएगा। अगली वीडियो में हम संघट्ट सिद्धांत से संबंधित कुछ और टॉपिक को पढ़ेंगे।